हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली। अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन ये हो गया है यहाँ पर कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर मैक्सिमम व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम, मतलब किस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे मैक्सिमम हीमोग्लोबिन का क्या बताओ डिसोसिएशन है HbO2 से, है ना। तो इसको आपने वैसे बोहर्स कर्व आप जानते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करता है इस चीज का। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक ग्राफ आपको समझना पड़ेगा पहले तरीके। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे, यहां लिखा हमने PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहां लिखा हमने परसेंटेज सैचुरेशन। और आप जानते हैं जो ग्राफ होता है ये इस तरह का एक सिग्मॉइड शेप ग्राफ बनता है, है ना। एस शेप ग्राफ कहते हैं इसको, जिसमें जानते हैं आप, अगर मैं इसको 95 mmSE आप यहाँ पे लिख पा रहे हो, 200 में चलो लिख लिया हमने इसका 95 to 100 mmSE, है ना। तो 100 पे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे 95 पे ये जो सैचुरेशन है ये 97% का होता है। ये HbO2 का सैचुरेशन है। ये किसका सैचुरेशन होता है? HbO2 का, है ना। अब अगर मैं कहूं कि ये सपोज करो आपका ये 90 पे है, तो 90 पे देखिए आप, ये बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। ये जो सैचुरेशन है 90 पे, सॉरी ये जो देखें आप, अगर आप 90 mmSE की बात करें, या और मैं कम कर देता हूँ, देखो यहाँ पर सपोज करो आप यहाँ पे आ गए, ये आ गए आप 60 पे, यहाँ पे आ गए आप सपोज करो, ये आ गए आप 40 पे, और यहाँ पे आ गए आप 20 पे। डिफरेंस देखो सैचुरेशन का। तो याद रखिएगा कि आप 60 पे भी आ जाएं, 95 से आप पहुंच जाएं 60 पे, तो इस 60 mmSE पे जो आपका सैचुरेशन है, वो सैचुरेशन ये फिक्स वैल्यू होता है। देखो अगर आप देखें कि 60 mmSE पे आपका जो HbO2 का सैचुरेशन पॉसिबल है ये लगभग होता है कितना, 90%। और 40 पे ये जो सैचुरेशन है ये कितना होता है, 75%। और ये याद रखिएगा अगर आप 20 पे आ जाएं तो ये वाला प्रेशर देखो, तो ये जो सैचुरेशन है ये पहुंच गया लगभग आपके 30 mmSE पे। देखो सैचुरेशन यहाँ पे 30% है HbO2 का। और इसको आप इससे रिलेट करें अगर आप यहाँ पर कि इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये जो आप कह रहे हो कि HbO2 का जो प्रेशर है, PO2 का जो मतलब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, अगर ये यहाँ पे 95 रखा हुआ हमने, तो सैचुरेशन यहाँ कितना होता है, 97% है ना। और ये जो आप ऐसे ही जो ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि जब आप इस ग्राफ को ऐसे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है, और जब आप रिवर्स जा रहे हो मतलब वो आप उसके डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो एक ही ग्राफ है। देखो ये ग्राफ जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका ब्लड सैचुरेट हो रहा है, मतलब HB में ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है, और जब नीचे जा रहा है तो आपका डिसोसिएशन हो रहा है ना। तो अगर आप देखिए कि आपके टिश्यूज में, अगर आप यहां देखें, अगर आप देखो आपका ये जो PO2 यहां देख रहे हैं, पा रहे हैं आप, ये जो PO2 है वेनस ब्लड में, ये लगभग होता है 40 mmSE का। तो आप देखें अगर कि
95 से आप आ गए 40 पे, 95 से आ गए आप 40 पे, तो जो सैचुरेशन का चेंज है देखो, अब मैंने कहा कि 40 पे कितना सैचुरेशन रह सकता होगा, 75%। तो पहले कितना था, 97%, तो कितना ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा HbO2 से बताओ, तो नियरली ये आ जाएगा देखो 25% के आसपास। मतलब अगर आपके ब्लड में अब PO2 आ गया है 40 mmHg, तो उस 40 mmHg का जो सैचुरेशन है वो तो 75% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टिश्यूज के लेवल पे वो ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। और कितना, लगभग 25% जो HbO2 था, 25% जो HbO2 था वो क्या हो गया बताओ, वो डिसोसिएट कर गया। समझ में आया? अब अगर देखिए, अगर आप देखें कि 20 mm पे, 20 mmHg पे, ये देखो ये जो 20 का जो पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सैचुरेशन देखो, 20 पे सैचुरेशन कितना है, 30%। 20 mmHg पे सैचुरेशन कितना है बताओ, 30%। मतलब ये है कि अब अगर मान लो ये 75% था और यहाँ पर ये 30% है, तो 40 से 20 में आने में कितना HbO2 डिसोसिएट होगा बताओ, तो ये वैल्यू आएगा कितना बताओ, 45%। मतलब 45% आपका जो HbO2 वो क्या होगा बताओ, डिसोसिएट होगा, केवल 20 के डिफरेंस पे। मतलब आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपका डिसोसिएशन काफी फास्ट होता जा रहा है, कम प्रेशर के डिफरेंस में भी बहुत ज्यादा आपका ऑक्सीजन HbO2 से डिसोसिएट हो रहा है। और अगर ऊपर की बात करेंगे आप देखोगे, तो अपर लेवल में बहुत ज्यादा अगर आप देखो, प्रेशर का पार्ट अगर है भी, तो बहुत ज्यादा आपका ब्लड सैचुरेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन का पार्ट मैक्सिमम आ चुका होता है। और वैसे भी ये वो वाला पार्ट है, देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा ब्लड का जो पार्ट है, ये वो ब्लड है जो आपके अब आपके लंग से बाहर निकल के आपके पल्मोनरी वेन्स की तरफ जा रहा होता है। समझ में आ गया? तो यही है, देखो ग्राफ ऊपर गया, तो ये किसकी बात कर रहे हैं आप, सैचुरेशन की, HbCO2 अटैच हो रहा है। और ग्राफ नीचे आ रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की। तो देखिए 95 से 90 अगर देखेंगे आप, तो बहुत माइनर डिफरेंस मिलेगा आपको सैचुरेशन का डिफरेंस का। अगर आप अब 90 से कहां चले जाएं बताओ, 40 पे, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, देखो नियरली 25-26% के आसपास आएगा ये। और अगर आप देखें कि 40 से 20 पे अगर आ गए आप, 40 से बताओ 20 पे आ गए, तो इस मोमेंट पे देखिए आप, ये चेंज कितना है, ये है 45% डिसोसिएशन। और अगर आप 60 से 40 पे आ रहे हैं, तो 60 पे कितना होता है, 60 पे 90 है सैचुरेशन, और 40 पे कितना होता है, 75 है। मतलब 15% का डिफरेंस है, 15% तो होगा ना डिफरेंस। देन द आंसर इज थर्ड वन, 40-20 mm ऑफ Hg। और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है बोहर्स कर्व का, कि आप 90 से 60 तक आ रहे हैं, फिर भी बहुत ज्यादा आपका डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो मतलब ब्लड में एक ऑलवेज रिजर्व पार्ट होता है ऑक्सीजन का, जो कभी भी आपको जब भी आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट होंगे किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप, तो उस समय आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो। तो ये है आपका ये पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसे आप बोहर्स डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। और अलग अलग आप जानते हो कि जब कंडीशन चेंज होते हैं, तो ये जो आपका ग्राफ है ये चेंज भी होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोहर्स इफेक्ट क्या होता है। बोहर्स इफेक्ट एक्सप्लेन, ऑप्शन देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन tends to displace CO2 from the blood. Option number 2, increase in CO2 in the blood will cause oxygen to displaced from hemoglobin. Option number 3, decrease in chloride ion concentration in venous blood during CO2 transport. An effect of carbon monoxide on O2
HB डिसोसिएशन कर्व। HB मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वैसे अभी आसान से ही है ये, बट इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर वो समझना जरूरी है। जैसे आप जानते हो कि वापस अगर आप देखें ऐसे, मान लो ये हमारा एक, ये सपोज करो ये ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है, ऐसे ही है, और यहाँ पर आप लंग्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने बॉडी टिश्यूज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ये सब, मान लो ये हमारा बॉडी सेल्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होता है यहाँ से, आपको मान लो ये हमारा आर्टेरियल ब्लड है, और इसमें HbO2 प्रेजेंट है, लगभग 97% इसका सैचुरेशन होता है यहाँ पर, आपको पता है ये चीज। आर्टेरियल ब्लड में कितना होता है, 97% HbO2 के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है ना। अब आप जानते हैं कि जब आपके सेल्स में क्या होता है बताओ, जब C6H12O6 का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, तो यहाँ बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ऑक्सीजन जब यूज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और ये CO2 वापस आपके कैपिलरी में आएगा, मतलब ये टिश्यू कैपिलरी है और ये आपके लंग्स की कैपिलरी है। यहाँ से एक्सचेंज होना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ से CO2 जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें CO2 पर जा रहा है, देखो, और ये आपका वेनस ब्लड है। तो आपको ये पता है कि जब ये मतलब आपको पता है कि ये सब यहाँ जो आपका आरबीसी है, इसी आरबीसी से ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर ही होता है। अब जब ये CO2 आपके ब्लड में आया, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो CO2 होता है वो भी आपके आरबीसी में पहुंचता है, और ये आपको पता है कि आरबीसी में जो CO2 प्लस H2O होता है, ये वापस कंबाइन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में, जो आपके ब्लड का जो टिश्यू कैपिलरीज के पास जो आरबीसी होते हैं, और ये क्या बनता है बताओ, H2CO3, जो वापस टूट कर बनता है H+ और HCO3-। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो से बताया था कि ये जो H+ यहाँ पर बना है, ये काफी ज्यादा ब्लड के पीएच को चेंज कर सकता है। तो इस H+ को सैचुरेट करने के लिए हमें Hb की जरूरत है, और वो Hb तभी आएगा जब यहाँ से ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा, तो HHB बन जाता है, वो बड़ा होगा, ये H+ जो होता है ये HHB बन जाता है, जिसको आप कहते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो ये Hb आएगा कहाँ से, जब आपके ऑक्सीजन डिसोसिएट करेंगे, कहाँ से, आपके HbO2 से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे CO2 ये आपके ब्लड में बढ़ेगा, और आपको पता है कि कुछ Hb जो होता है, ये जो यहाँ पर जो आपका ये जो CO2 होता है, ये आरबीसी में HbCO2 भी बनता है। तो जो Hb अब यहाँ फ्री हुआ आपके आरबीसी में ऑक्सीजन के रिलीज करने के बाद, उसका दो फेट है, कुछ तो Hb से कंबाइन कर गया और कुछ Hb बन गया, वो आप कहते हैं जो हमारा पीएच बैलेंस है, वो एक तरह का बफर का काम करता है वहां पर, है ना। तो आपके आरबीसी में HbCO2 बन गया, तो HbCO2 का बनना है और HbO2 का टूटना होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके ब्लड में Hb से O2 क्या होगा, डिसोसिएट करेगा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ, सिंपली आप जानते हैं इसी को बोर्स इफेक्ट कहते हैं, कि CO2 का बढ़ना होता है, PCO2 अगर बढ़ेगा आपके ब्लड में, H+ भी बढ़ेगा आपके ब्लड में, एसिडिटी बढ़ेगी, पीएच घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो ग्राफ वगैरह जो आपने पढ़ा होगा बोर्स का, वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और इसमें फास्टर डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो ये है कि इंक्रीज इन CO2 इन द ब्लड विल कॉज ऑक्सीजन टू डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यही बोर्स इफेक्ट होता है। और जो ऊपर लिखा गया है कि अब कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं कि जो HbCO2 ये बना है यहाँ पर, ये जब HbCO2 आपके इस कैपिलरी में आएगा, देखो यहां पर आएगा, तो यहां क्या होगा, देखो
यहाँ वापस जब HbO2 बनेगा आपके आरबीसी के अंदर, तो इस HbO2 के बनने की वजह से जो आपका HbCO2 है ये टूटता है वापस, देखो Hb में और CO2 में। तो जैसे जैसे आपके लंग्स की कैपिलरी में HbO2 का फॉर्मेशन होगा, वैसे वैसे Hb से CO2 क्या होगा, अलग होगा। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बताओ? इसका नाम हेल्डन इफेक्ट होता है। देखिए ये हेल्डन इफेक्ट है, ये बोर्स इफेक्ट है, और आपने देखो क्या लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट बहुत फास्ट एक्ट करता है, और ये मोस्टली आपके आरबीसी के अंदर होता है। प्लाज्मा में बहुत मिनिमम पुअर अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कहते हैं। तो HbCO3 का फॉर्मेशन बहुत स्लो है आपके प्लाज्मा में। मैक्सिमली ये कहां बनता है? आपके आरबीसी के अंदर। और आपको नहीं पता है कि ये जो बाइकार्बोनेट बनता है ये बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट। H+ तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो आरबीसी का मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमेबल होता है H+ के लिए। तो जो बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, उस बाइकार्बोनेट के बाहर आने की वजह से जो आपका एक आयनिक डिस्टर्बेंस होता है, आयनिक बैलेंस का जो डिस्टर्बेंस हुआ है, उस आयनिक या वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बनाने के लिए जो क्लोराइड आयन प्लाज्मा में होता है वो कहां जाता है? आपके आरबीसी के अंदर। इसी को क्लोराइड शिफ्ट या इसी को हैम्बर्गर्स फेनोमेनन भी कहा जाता है। और इसीलिए आपके, अगर आप अपने आर्टरी से वेनस को कंपेयर करेंगे तो आर्टरियल ब्लड में जो Cl था उसका काफी सारा अमाउंट आपके आरबीसी में चला जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वेनस ब्लड, तो वेनस ब्लड में Cl माइनस का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया इन कंपेरिजन टू आर्टरियल ब्लड। इसी को बेसिकली आप क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट ये नहीं है कि वो Cl बाहर जा रहा है, बाइकार्बोनेट भी तो बाहर जा रहा है, आरबीसी से बाहर आ रहा है वो, तो उसको बाइकार्बोनेट शिफ्ट तो नहीं कहते। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन रिस्पेक्ट टू आर्टरी एंड वेनस ब्लड। आर्टरी में Cl माइनस का अमाउंट ज्यादा है उसके प्लाज्मा में, और वेनस ब्लड में ये कम हो गया क्योंकि काफी सारा Cl माइनस कहां डिफ्यूज कर गया? आपके आरबीसी के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हैम्बर्गर्स फेनोमेनन भी कहा जाता है। तो ये जो आपने लिखा हुआ देखो, ये क्या है बताओ? ये है अबाउट द क्लोराइड शिफ्ट, जिसको कहते हैं हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। ठीक है। और ये जानते हैं कि जो COHB बनता है ये बड़ा स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक तरह का ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल एसोसिएशन है। HbO2 तो रिवर्सिबली बाइंड करता है, बट COHB एक इरिवर्सिबल बाइंडिंग है, बहुत स्ट्रांगली ये बाइंड कर जाता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और आदमी को सफोकेशन होता है, और इसमें काफी जल्दी डेथ भी हो सकता है अगर CO का लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज कर गया आपके ब्लड में। तो क्योंकि आप जानते हैं कि CO का जो एफिनिटी है ये ऑक्सीजन से, इफ वी टॉक अबाउट Hb एंड ऑक्सीजन एफिनिटी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी आपके हीमोग्लोबिन से 210 टाइम्स ज्यादा होता है। किससे बताओ? ऑक्सीजन से। तो थोड़ा सा भी डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर CO का प्रेशर चेंज करेगा तो मैक्सिमम Hb आपका CO से कंबाइन कर जाता है, आपकी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, एक एक्सट्रीम हाइपोक्सिया वाला केस डेवलप होगा, और इसमें आदमी का डेथ भी होता है ना। तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं, वो एक अलग चीज है। तो वो तो आपका ये वाला पार्ट लिखा हुआ है कि क्या होता है, आपने पढ़ा भी हुआ CO पॉइजनिंग में क्या होता है। तो ऑक्सीजन के रहने के बाद भी ऐसा ही बताया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो चेंज नहीं हुआ, फिर भी ह्यूमंस का डेथ हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने वाला जो Hb था वो ऑक्यूपाई हो गया किसके साथ बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज सेकंड। तो देखो ये हेल्डन इफेक्ट समझ में आ गया। हेल्डन इफेक्ट का दो चीज है देखो, कि टिश्यूज के लेवल पे, इस लेवल पे Hb को CO2 से बाइंड कराता है ये टिश्यूज के लेवल पे। हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है कि Hb से CO2 का कॉम्बिनेशन होगा और क्या बनेगा? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। और आप जानते हैं कि 23% जो ट्रांसपोर्ट होता है, 23% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है ये HbCO2 के फॉर्म में ही होता है। 7% जो ट्रांसपोर्ट है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा में, और लगभग जो बचा हुआ 70% है वो H2CO3 के फॉर्म में होता है। मतलब
कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनिक एसिड के फॉर्म में है, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? तो ये हेल्डन इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मेरे ख्याल से ये आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3-biphosphoglycerate इन ब्लड, 2,3-biphosphoglycerate लेवल इन ब्लड हेल्प्स इन, ऑप्शन देखो क्या लिखा है, मोर डिसोसिएशन ऑफ HbO2 एट वेरी लेस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, शिफ्टिंग ऑफ बोहर्स डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट साइड, थर्ड लिखा हुआ देखो, accommodation to avoid hypoxia at higher altitude, और एक ऑप्शन लिखा हमने यहाँ पर देखो, all of these। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ देखिए अब कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो बोहर डिसोसिएशन कर्व कहते हैं आप, ये जो कर्व है ये जनरल ऐसा कर्व होता है, और ये कर्व ये राइट या लेफ्ट शिफ्टिंग की बात करते हैं कि ये कर्व ऐसे हो गया या ये कर्व ऐसे हो गया, ये राइट शिफ्ट है और इसको क्या बोलते हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। राइट शिफ्ट मैंने कहा था कि राइट शिफ्ट का मतलब होता है रैपिड डिसोसिएशन, और वी कैन से एफिनिटी जो है Hb का O2 से वो क्या होता है बताओ, डिक्रीज कर जाता है। तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ Hb एंड O2 डिक्रीजेस एंड HbO2 का डिसोसिएशन रैपिडली होता है ताकि आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता रहे। और ये राइट शिफ्ट कब होता है पता है आपको, जब आपके ब्लड का PCO2 का लेवल रेज करे, पीएच का अमाउंट डिक्रीज करे, H+ का अमाउंट इंक्रीज करे, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाए, टेम्परेचर बढ़े, ये सब नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है देखो ये। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं, अगर आप ब्लड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि आप हायर ऑल्टीट्यूड पे हैं, हाइपोक्सिया का बहुत एक्सट्रीम केस डेवलप हो रहा है अगर, तो इस केस में ये जो 2,3-biphosphoglycerate है, इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। और ये 2,3-biphosphoglycerate ये क्या करता है, ये Hb से अटैच करना चाहता है बहुत फास्टली, और 2,3-biphosphoglycerate तभी Hb से अटैच करेगा जब वहां से ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, डिस्प्लेस करेगा। तो जिस पोजीशन पे ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है उसी पोजीशन पे 2,3-BPG का अटैचमेंट है। तो हाइपोक्सिया वाले केस में जैसे जैसे आपके ब्लड में 2,3-BPG का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे Hb का O2 से क्या होगा, रैपिड डिसोसिएशन। तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होना बताओ, राइट साइड की तरफ, मतलब 2,3-BPG का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, आपके राइट साइड की तरफ, दैट इज कॉल्ड HbO2 डिसोसिएशन, रैपिड डिसोसिएशन कहते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3-BPG इन ब्लड हेल्प्स इन, यस ये भी सही है, शिफ्टिंग ऑफ बोहर डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट साइड, ये भी सही है, और ये लिखा हुआ है कि कम प्रेशर के डिफरेंस पे भी बहुत ज्यादा आपके सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है, क्योंकि कितना सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा ये डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना आपके आर्टेरियल ब्लड में है और कितना आपके टिश्यू फ्लूइड में है। अगर वो डिफरेंस नहीं भी है उसके बावजूद भी आपके सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होगा, क्योंकि 2,3-BPG का लेवल क्या बताओ, इंक्रीज कर गया है। तो ये बात भी सही, ये बात भी सही है, और ये अकोमोडेशन भी है हाइपोक्सिया को अवॉइड करने के लिए जब हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेन वगैरह पे जो होता है, एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या बताओ, फोर्थ हो जाएगा। तो और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बोहर्स कर्व का शिफ्टिंग राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग, इसको रिवर्स कीजिए आप, कि अगर आपके ब्लड में PCO2 का लेवल क्या हो जाए बताओ, डिक्रीज करे, है ना, पीएच का लेवल इंक्रीज करे, H+ का लेवल डिक्रीज करे, और टेम्परेचर घटे अगर, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब है कि Hb से O2 काफी स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है, या तो एफिनिटी बढ़ी हुई है इसकी बताओ, Hb का O2 के साथ
तो जितना ज्यादा वो स्ट्रांगली बाइंड करेगा ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा, और जितना आसानी से वो रिलीज करेगा उसको ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। क्लियर? तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये भी पढ़ा होगा कि फिटल हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ होता है FHbO2 कहते हैं, ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ होता है, और जो मैटरनल हीमोग्लोबिन का ग्राफ होता है HbO2 का, वो राइट की तरफ होता है। तो ये फिटल हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ज्यादा है किसके साथ बताओ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मदर से उसको ऑक्सीजन लेना होता है। तो फिटल हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी विथ मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई FHbO2 का ग्राफ जो होता है वो भी किधर जाएगा बताओ? लेफ्ट साइड की तरफ, इन कंपेरिजन टू मैटरनल HbO2। तो ये भी सारा पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया एक पॉइंट कि द मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द shifting of curve towards right side or dissociation of HbO2 from the to get the oxygen from HbO2, the difference of partial pressure of oxygen is the main matter। कि कितना ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ऑक्सीजन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे हेल्पिंग पार्ट हैं कि अगर ये सब होगा तो ग्राफ और किधर जाएगा? आपके राइट की तरफ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा आपको फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपके सेल्स को, और उतना ही ग्राफ किधर जाएगा? टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राफ का जो शिफ्टिंग है बोहर्स कर्व का, वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहां पर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन्स फॉर हीमोग्लोबिन। मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन किस किस कॉम्बिनेशन में आपके पल्मोनरी वेन्स में रह सकता है। आप ये वेन्स जानते हैं, वो वेन होता है जो लंग से बाहर आता है और जो आपके लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाता है हार्ट में, है ना। तो आपको पता है कि इट कैरी क्या बताओ? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, although it is called veins because it is moving towards the heart, है ना। तो क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? HbCO2 होगा, HbO2 होगा, HbCO होगा, HHbO। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? वो ब्लड जो आपके पल्मोनरी वेन्स, मतलब जो आपको पता है जो लंग से निकल के अब जो जा रहा है आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो इस वेन में क्या क्या होगा बताओ? HB का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? क्या लगता है? तो इसका आंसर सोचिए क्या होगा? HHB called reduced hemoglobin. This HbCO is called carboxyhemoglobin, oxyhemoglobin, and carboaminohemoglobin. And the answer is all are present. मतलब किसी भी टाइम पर आप किसी भी जगह के ब्लड को देखिए, चाहे वो आर्टेरियल ब्लड हो चाहे वो वेनस ब्लड हो, HB हर समय हर कंडीशन में आपके ब्लड में अवेलेबल है। हाँ, वो अमाउंट वेरी करेगा। अब अगर आप देखेंगे वेनस ब्लड की बात करेंगे आप, तो HbCO2 का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर आर्टेरियल ब्लड की बात करेंगे तो HbO2 का पार्ट ज्यादा होगा। पर HbCO तो बहुत कम अमाउंट में हमेशा ही रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अगर है और CO अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू तो रहता ही है। और आप जानते हैं कि HHB का होना बहुत जरूरी होता है ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक बफर की तरह काम करता है, और बफरिंग तभी होगा जब वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो HHB is called reduced hemoglobin. In that sense, hemoglobin act like as blood buffer. तो आपके ब्लड में हमेशा हर तरह का हीमोग्लोबिन का कंडीशन प्रेजेंट है। और एक और चीज बता दूं, वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है, जैसे आपने सुना होगा एक टर्म मेट हेमोग्लोबिन। इसका मतलब ये होता है, जनरली कहते हैं हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन है वो प्लस प्लस के फॉर्म में होता है, बट मेट हेमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो फेरिक के फॉर्म में होता है। इंप्योरिटी कहते हैं, जितना ज्यादा मेट हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, कहते हैं हीमोग्लोबिन का इंप्योरिटी भी क्या होता है बताओ? इंक्रीज करता रहता है। और जितना ज्यादा मेट HB का लेवल बढ़ेगा आपके,
ब्लड में, उतना ज्यादा आपके एचबी की एफिशिएंसी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। तो ये भी याद रखिएगा इसको। एंड दैट्स व्हाट द आंसर इज, ऑल आर प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम 60 to 600 mmHg, the HB saturation will increase। ऑप्शन क्या दिया देखो, 10%, 200%, 50% और नो चेंज। तो आपको ये पता है कि जब आप ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं, सिग्मॉइड सेट ग्राफ ऐसे, तो ये देखिए ऐसे मान लो कि अगर मान लो ये यहाँ पर हमने लिखा 95 mmHg और हमने यहाँ लिखा, देखो अगर इसको यहाँ पर 60 mmHg, तो ये यहाँ पे 90% सैचुरेशन होता है और 95 पे 97% है। इसको अगर मैं 100 कर दूं तो ये मैक्सिमम यहाँ पे 100% आ सकता है। और इस पॉइंट पे देखें अगर आप, इस पॉइंट पे जो आपका ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है यहाँ पर 100 ml में, वो 20 ml ऑक्सीजन कहते हैं, यहाँ पे 20 ml परसेंट कहते हैं। इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 20 ml परसेंट है ना। मैक्सिमम ऑक्सीजन 20 ml हो सकता है। 100 mmHg कर दिया गया प्रेशर तो, और अगर आप इसको 100 से बढ़ा के 600 भी करना है अगर आप प्रेशर को, तो सैचुरेशन कैन नॉट एक्सीड 100%। जब आपका पूरा सैचुरेशन हो चुका है तो प्रेशर चाहे कुछ भी कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 60 पे आप देखो, अगर आप देखेंगे तो 60 पे भी आपका सैचुरेशन नियरली कितना बताओ, सॉरी 60 पे देखो 97% तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो 95 पे है आपका, है ना। और 60 पे ये कितना होता है, लगभग 90% सैचुरेशन होता है। देखो तो 60% 60 mmHg पे जो आपका सैचुरेशन है वो 90% है, 95 पे 97% है, और 100 mmHg पे ये 100% अगर मान भी गया और इसको आप 600 भी कर दें तो चेंज 90 से कितना हुआ, 100 की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 10%। मतलब आपने कितना ज्यादा बढ़ा दिया पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपके ब्लड में, फिर भी सैचुरेशन जो होता है वो कितना बढ़ा, केवल आपका 10%। मतलब अपर लेवल पे जब ये फ्लैट हो जाता है कर्व ना, तो चाहे प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा लें आप, अगर आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन को एक्युमुलेट करने का, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ओनली 10%। क्लियर? और आप जानते हो हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर आप ऐसे एक और चीज याद रखिएगा, 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम क्या बताओ हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइंड कितना करता है, लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन से। तो अगर आप 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, लेस देन 20 रहता है ये वैल्यू, तो यही आपका क्या आएगा बताओ, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ HbO2। मतलब ये टोटल ब्लड का 97% होगा, क्योंकि 3% अगर देखें तो वो डिसॉल्व फॉर्म में कैरी होता है। ये भी वैल्यू याद रखिएगा कि 100 ml ब्लड कंटेन्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन and each gram hemoglobin combines with 1.34 ml of oxygen। अगर ये बिल्कुल प्योर रो फॉर्म में होता तो ये 1.39 होता, 1.39 अगर इसमें नेट एचबी की बात नहीं करते आप तो, बट ये 1.34 ml ही होता है ना। और एक हीमोग्लोबिन, ये भी याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 अलग अलग आयरन के ऐसे एटम्स होते हैं फेरस फॉर्म में, और हर आयरन एटम एक एक ऑक्सीजन से क्या होता है बताओ, कंबाइन करता है। तो एक टर्म लिखते हैं Hb4O8, इसे कहते हैं क्या, फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जितने भी आपको Hb मिलेंगे वो Hb4O8 के फॉर्म में मिलेगा आपको, और नीचे की तरफ जो Hb होता है, देखो आप कह सकते हैं ये Hb
O2 के फॉर्म में है। मतलब अभी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके हेमोग्लोबिन से कंबाइंड हुआ है तो HbO2 है, 2 होता तो Hb2O4 होता, 3 होता तो Hb3O6 होता, और 4 ऑक्यूपाई कर गया। मतलब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे केवल ऑक्सीजन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे देखो इसके चारों ही पॉकेट्स में क्या बताओ ऑक्सीजन आ चुका है, फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है। ये Hb4O8 है और ये HbO2 है, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही पॉकेट में ऑक्सीजन इसका क्या होता है अभी कंबाइंड हुआ है आयरन के साथ। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन का ये कॉम्बिनेशन है जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम 60 to 600 बट सैचुरेशन चेंज ओनली फ्रॉम 90 to 100%, मतलब डिफरेंस कितना हुआ, केवल 10% का। थैंक यू।